पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड, उनको पता ही नहीं है कि मतलब उनके ईस्ट कौन है। लेकिन जो आपके इष्ट देवता हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपका कनेक्ट ना हो। जैसे अगर किसी का ओवरऑल लाइफ पर्पस ही करेज है, तो उसके इष्ट देवता इस जन्म में हनुमान जी हो सकते हैं। अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इनका पाठ करें। और काफ़ी टाइम में जैसे लोग अपने छोटे बच्चों की फोटोग्राफ भी नहीं डालते सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा कि नज़र ना लग जाए। क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड में होता क्या है? तो कई लोग बहुत मिसफिट फील करते हैं अपने आप को इस दुनिया में। उनको लगता है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, मुझे वापस जाना है, लेकिन कहाँ वापस जाना है ये नहीं पता। तो वो अपने प्लैनेट के लिए लॉन्ग कर रहे होते हैं। कि लॉर्ड शिवा और माँ काली का क्या आपस में कोई संबंध है? तो महाकाल और माँ काली दोनों काल शब्द को रूल करते हैं। काल इज टाइम। आज के टाइम पे आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी ना काफ़ी बूम पर है। Correct. लोग जानना भी चाहते हैं, समझते भी हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशंस ना बहुत आधी अधूरी हैं। लाइक उनको पता ही नहीं कि कैसे फॉलो करें। सिंपल फाउंडेशनल ब्लॉक्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी के, सबसे पहला है साइलेंस। सेकेंडली आप प्राणायाम जरूर कीजिए, और तीसरी चीज ये है कि क्या आप भी रिलीजन, रिचुअल्स और स्पिरिचुअलिटी के एक लूप में फंस चुके हैं? आपको भी लगता है कि रिचुअल्स फॉलो करने बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर डे टू डे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं और हम रिचुअल्स फॉलो नहीं कर पाते, तो क्या हम आध्यात्मिक नहीं है? क्या हम स्पिरिचुअल नहीं है? ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस ना हमारे माइंड में टाइम टू टाइम आते रहते हैं। नमस्कार, मैं पूनम रावत स्वागत करती हूँ आपका सोच मैटर्स के आज के धमाकेदार पॉडकास्ट में। धमाकेदार इसलिए है बिकॉज आज के पॉडकास्ट में कोई भी चाशनी नहीं घोली गई है। एक प्रैक्टिकल तरीके से आपको बताया जाएगा कि कैसे आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे निकल सकते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं हमारी आज की स्पेशल गेस्ट, जो कि एक स्पिरिचुअल गुरु हैं और टेडेक्स स्पीकर भी रह चुकी हैं। चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर मनमीत कुमार का ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। आज के टाइम पे आप देखेंगे स्पिरिचुअलिटी ना काफ़ी बूम पर है। Correct. लोग जानना भी चाहते हैं, समझते भी हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशंस ना बहुत आधी अधूरी हैं। लाइक उनको पता ही नहीं कि कैसे फॉलो करें। और जस्ट लाइक मी, अगर 9 to 5 जॉब में लोग हैं ना, तो एक बेचैनी सी रहती है कि हमें स्पिरिचुअलिटी फॉलो भी करनी है, बट हम वो रूटीन को फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस पे आपका क्या टेक है, जिससे कि हम दोनों ही तरफ से बैलेंस रहें? देखिए, स्पिरिचुअलिटी और डेली लाइफ अलग अलग चीजें नहीं हैं। जी। आज बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने जॉब को छोड़कर कहीं और जाके सिर्फ मेडिटेशन कर पाए। तो दोनों को कंबाइन करना है। लेकिन कंबाइन करने की सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब कोई एक्शन नहीं है। लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करना, मंत्र चैंटिंग करना, एक्शंस को हम स्पिरिचुअलिटी समझते हैं, या हम सोचते हैं कि एक्शंस का होना ज़रूरी है तभी एक इंसान स्पिरिचुअल हो सकता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी का कोर मीनिंग ये है कि जब आपसे कुछ पूछा जाए या जब आपके सामने कोई सिचुएशन आए, तो आप कैसे उसको रिस्पॉन्ड करते हो, विच मीन्स चूजिंग फ्रॉम अ हायर प्लेन ऑफ कॉन्शियसनेस। जिसका बहुत सरल मतलब ये है कि अगर एक इंसान को आप ट्रिगर करोगे तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा, और दूसरे इंसान को जो स्पिरिचुअल है उसको ट्रिगर करोगे तो वो कामली रिस्पॉन्ड करेगा, चाहे वो आपके साथ एग्री ना करे। तो एक सोची समझी जगह से रिस्पॉन्ड करना, इसको एक्चुअल स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बिहेवियर इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मेडिटेशन, क्योंकि बहुत लोग 1-1 घंटा मेडिटेशन करते हैं लेकिन ऑफिस में कोई ट्रिगर आते ही फट जाते हैं। करेक्ट। तो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको रोज़ 2 घंटे देने हैं तभी आप स्पिरिचुअल होंगे। तो इसकी 3 चीज़ें जो मैं बताऊंगी आपको, कि 3 सिंपल फाउंडेशनल ब्लॉक्स जो हैं स्पिरिचुअलिटी के। सबसे पहला है साइलेंस। तो अगर हम सुबह सब लोग अपना टाइमर लगा के 5 मिनट साइलेंस में ही बैठ जाएं, क्योंकि क्या है, हम स्पिरिचुअलिटी को रिचुअल्स और रिलीजन के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हम ये सोचते हैं बेड में नहीं बैठ सकते साइलेंस में, क्योंकि भगवान के आगे बैठना है। तो भगवान एक हायर फॉर्म है, आपका साक्षी है, वो वैसे ही साक्षी हैं। आप रिलीजन की तरफ जरूर जाइए, रिचुअल्स की तरफ भी जरूर जाइए, लेकिन पहले आप अपनी बॉडी को इतना नियंत्रित कीजिए
कि वो वहां तक जा सके। रिलीजन कहता है कि आप फास्ट कीजिए, आप पूरे टाइम तो खाने के बारे में सोचते हैं। करेक्ट। सो स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रिपेयर योर बॉडी। सो 5 minutes ऑफ साइलेंस एवरी डे इज अ मस्ट। सेकेंडली, आप प्राणायाम जरूर कीजिए, चाहे 5 minutes के लिए आप अनुलोम विलोम कीजिए, क्योंकि आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। आपका मैस्कुलिन और फेमिनिन, लेफ्ट साइड और राइट साइड, जब तक एक बैलेंस में नहीं होगी, आप एक तरीके से ही बात करते जाएंगे। करेक्ट। तो दैट इज़ द सेकेंड थिंग। और तीसरी चीज़ ये है कि आप अपनी डाइट को किसी तरीके से कंट्रोल कीजिए, एक ऐसी तरीके से, इसमें वेज नॉन वेज क्या खाएं क्या ना खाएं नहीं, आप भूख सहना सीखिए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत दीजिए। आपको अभी भूख लगी है, डिलेड बाय एन आवर। आपको अभी प्यास लगी है, डिलेड बाय 10 minutes। सो आप ये अपने माइंड को ट्रेन कीजिए कि जब मुझे कुछ चाहिए तो ज़रूरी नहीं है उसी समय चाहिए। करेक्ट। आज की जो यूथ है वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में फंस गई है। हमें अगर गाड़ी खरीदनी है, हम तुरंत फ़ोन खोलेंगे, हमें EMI के ऑप्शंस आ जाएंगे, 1 घंटे में एक एजेंट हमें हमारे ऑफिस भी आ जाएगा। यस। बट वो जो पेशेंस है, वो जो समय का गैप है बिटवीन व्हाट यू वांट एंड व्हाट यू कैन गेट, उसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सो ये 3 ब्लॉक्स मैं आपको ये बोलूँगी कि ये 3 फाउंडेशनल चीज़ें अगर आप कर लें और 30 डेज भी कर लें, आप इजीली मंत्र चैंटिंग की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जा सकते हैं। करेक्ट। और बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लोग स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप देखने लग गए हैं। लोगों को लगता है अब मैं मेडिटेशन करने जा रहा हूँ, मतलब नाउ आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, बट दैट्स नॉट ट्रू। तो मेडिटेशन करें या ना करें, जब आपसे कोई सिचुएशन, कोई रिस्पॉन्स मांगे, तो आप कितने नियंत्रित हैं, तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, दैट इज़ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। वेरी ट्रू। मुझे ना बहुत अच्छे से ये समझ आ रहा है कि पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ कि हमारी बॉडी, हमारा माइंड स्पिरिचुअलिटी के लिए प्रिपेयर तो हो। करेक्ट। अभी जैसे आप बात कर रहे थे ना, आपने 2 बातों का ज़िक्र करा है कि हम ना रिचुअल्स और रिलीजन में फँस जाते हैं कहीं न कहीं, जो कि हमारे साथ भी होता है। सुबह ऐसा लगता है कि ऑफ़िस के लिए भी भागना है और फिर एक मन करता है कि यार हमने मंत्रा भी शुरू कर दिए हैं, थोड़ा-सा आरती भी कर ले, थोड़ा पूजा भी कर ले, है ना? समहाउ जब वो नहीं कर पाते ना, तो पूरा दिन मन भी उदास रहता है कि यार हमने ये सोचा था और हम वो नहीं कर पाए। तो ये वाली जो मानसिकता है ना, उससे कैसे बाहर निकले? मतलब निकलना ही है कि ये भी ना लगे कि भाई हम नहीं फॉलो कर पाए और हम कर भी लें, तो उसके लिए क्या है? 2 चीज़ें हैं। एक तो डिसिप्लिन, जो जी। मैंने आपको बताया वो ब्लॉक्स में ही आएगा। आपको डिसिप्लिन बिल्ड करना है। अगर आपको आरती करनी है, जो जी। कि करनी चाहिए, अगर आपको मंत्र चैंटिंग करने हैं, जो कि करने चाहिए, तो आप डिसिप्लिन बिल्ड कीजिए कि आप 4:30 उठ जाएँ या 5 उठ जाएँ या 5:30 उठ जाएँ, कि आप उस टाइम को बाँध सकें। कि अगर 5 to 5:45 आपकी पूजा का टाइम है, तो आपकी बाकी तैयारियाँ उससे पहले हो जाएँ या उसके बाद हों। जी। सेकेंड थिंग इज़ कि आपको हमेशा मिनिमलिस्टिक रिचुअल्स करने चाहिए। जैसे अगर आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, जी। तो आप हनुमान बाहुक या हनुमान चालीसा या बजरंग बाण इनका पाठ करें। फिर आप सोशल मीडिया पे जाके किसी का पॉडकास्ट देख के माँ काली के पीछे ना भागें। हाँ, यस, आप वेरी जिस भगवान को आपने सोचा है कि मैं साधूंगा, लोगों में पेशेंस नहीं है। हमें माँ काली भी करना है, हनुमान जी भी करना है, भैरव बाबा भी करना है। सो चूज वन। कितनी देर के लिए? एटलीस्ट फॉर अ ईयर। आप एक डेटी को चूज करें और उन्हीं का मंत्र करें और आरती ज़रूर करें। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि लाइफ इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल, कभी कभी हम कर नहीं पाते। तो यहाँ मैं ऑडियंस को ये कहूँगी कि आप वहम मत करें। वहम करना, फियर में रहना, ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। तो हम ये सोचें कि भगवान हमारी आरती से खुश या नाखुश नहीं होने वाले। वी आर डूइंग इट टू रेज आवर ओन वाइब्रेशन। हम एक नीचे की वाइब्रेशन पे हैं, भगवान बहुत ऊपर की वाइब्रेशन पे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हम अपनी वाइब्रेशन बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज़ होती है कॉल्ड द इमोशनल फ्रीक्वेंसी स्केल। जी। उसमें नीचे के जो इमोशंस होते हैं बहुत डेंस इमोशंस होते हैं, जैसे कि प्राइड, शेम, एंगर, फियर, जिसमें 99% दुनिया रहती है। लेकिन जैसे जैसे हम ये मंत्र चैंटिंग करते हैं, साइलेंस करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के साथ अपनी आत्मा को जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी वाइब्रेशनल स्केल ऊपर कर रहे हैं, मतलब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। तो अगर आप उस दिन वैसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सके तो आप किसी और टाइम पे कर लीजिए, आप शाम को आके कर लीजिए। जो त्रिकाल संध्या होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी इंसान इस टाइम पे दिया जला लेता है, जो कि सनसेट से 20 मिनट्स पहले और सनसेट के 20 मिनट्स के बाद होती है,
इस टाइम पे कोई दिया जला के, या दिया आप नहीं जला सकते, सपोज आप कैब में हैं, जी। आपका ऑफिस अभी छूटा है, हम्म। तो आप कैब में भी बैठ के आंखें बंद करके अपने इष्ट देवता को याद करके उनका मंत्र कर सकते हैं. इंटेंशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिचुअल. हाँ, वेरी गॉड ट्रू। आपके भाव के भूखे हैं, आपकी प्रेयर के नहीं. तो क्या प्रेयर नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, लेकिन वहम नहीं करना चाहिए. जैसे यस। बहुत लोग कहते हैं कि दिया बुझ गया, हम्म। इसका मतलब भगवान हमें कोई साइन दे कुछ रहे हैं, अपशगुन हो कुछ गया है। अपशगुन हो गया. हम्म। अब मैं कह रही हूँ वो बुझ ही गया. हम्म। अब उस बुझने में और अपशगुन में अगर 2 दिन का टाइम है, तो आप उन 2 दिनों में तो वैसे ही मर जाओगे. बिल्कुल। इससे बेटर है कि आप ये सोचो कि अगर ये कोई संकेत है भी, तो हे भगवान, मैं इस दिए को फिर से जला रहा हूँ. गिव मी मोर स्ट्रेंथ कि जब वो सिचुएशन मेरे सामने आए, मैं उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हूँ. करेक्ट। इस समय हमें हिम्मत की, पॉजिटिविटी की और होप की ज़रूरत है. और रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही आपको फियर में नहीं डालने चाहिए. सो वी शुड ऑलवेज नो दैट गॉड इज सच अ बिग पावर. हाउ इज इट पॉसिबल कि वो हमारे एक दिन की आरती ना करके हमें पनिश कर देंगे? गॉड इज नॉट सिटिंग देयर टू पनिश अस. करेक्ट। तो जितने भी लोग नेगेटिव रील्स बनाते हैं, जितने भी लोग लोगों में भय फैलाते हैं, वो अपना कर्मा बड़ा कर रहे हैं. क्योंकि आज हमें ज़माने में ज़रूरत है लाइट की, होप की. और जैसे हमारे एल्डर्स कहते थे, कोई बात नहीं बेटा, हो गया, आप फिर से जला दीजिए. कभी कभी हवा से हो जाता है, कभी कभी, क्योंकि बहुत लोग मेरे पास आके पूछते हैं और बाद में मैं उनसे पूछती हूँ कुछ हुआ था, कुछ अपशगुन हुआ नवरात्रों में, तो कहते हैं नहीं मैम बहुत अच्छे गए. तो हर बार ऐसा नहीं है. सो वी शुड सेपरेट द डाउट एंड द फियर फ्रॉम फेथ. क्योंकि अगर फेथ है तो डाउट नहीं हो सकता, और डाउट है तो फेथ नहीं हो सकता. वेरी ट्रू। परफेक्ट। आज के टाइम पे ना, जैसे यूथ की हम बात करें ना, तो वो उनके अंदर ना एक भय तो बहुत ज़्यादा है, डर बहुत ज़्यादा है. अब अगर हम अपनी ही बात करें ना, तो पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड. उनको पता ही नहीं है कि मतलब उनके ईस्ट कौन है, क्योंकि हर टाइम टू टाइम ना वो अपने ईस्ट चेंज कर रहे हैं. आज पॉडकास्ट देखा तो बताया कि ये वाली देवी जो है वो आपकी विश फुलफिल कर सकती हैं, आप ये मंत्र चैंट करो तो उनको वो अच्छा लगता है. फिर लगता है कि नहीं, फिर अभी लॉर्ड शिवा भी कर सकते हैं, फिर हनुमान जी भी कर सकते हैं. तो ये वाली कंफ्यूजन को ना एक इंसान कैसे दूर करे? देखिए, इष्ट देवता और कुल देवता पे मैंने बहुत बात वैसे भी करी हुई है. जी। पर इष्ट देवता आपकी लाइफ का जो चार्ट होता है, जो आपका कुंडली का चार्ट है, जी। उसके मेन डेटी हैं. इसके ओके। इनको कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप अपने एस्ट्रोलॉजर से जाके पूछ सकते हैं. लेकिन जो आपके इष्ट देवता हैं, हो सकता है कि उनके साथ आपका कनेक्ट ना हो, क्योंकि ओह, अच्छा। आपके इष्ट देवता और कुल देवता जरूरी नहीं है सेम हो. अभी किसी की कुल देवी अगर माँ काली हैं और उनके इष्ट देवता भगवान कृष्ण हैं, फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहते हैं हम अपने इष्ट देवता की पूजा करेंगे, हम अपने कुल देवता की करें. कुल देवता की तो करनी ही करनी है. दैट इज योर लिनिएज, दैट इज योर पितृ, योर एंसेस्टर्स, वो तो आपने करना ही है. अब आ गए आपके इष्ट देवता. इष्ट देवता आपके पर्सनल लाइफ प्लान को ओवरलुक करते हैं. जैसे अगर आपका सपोज कोई लग्न है, आपकी कोई राशि है, उसके जो इष्ट देवता हैं वो आपको हेल्प करेंगे इस जन्म में आप यहाँ क्या करने आए हैं. हो सकता है आप यहाँ पे पॉडकास्ट करने आए हैं टू रेज द अवेयरनेस ऑफ पीपल, तो आपके एक इष्ट देवता हैं. लेट्स एज्यूम आपके इष्ट देवता हनुमान जी हैं, ठीक है. अब आपने हनुमान जी की पूजा तो करनी ही करनी है. एंड लेट्स से आपकी मदर कहती है कि नहीं, हमारी कुल देवी माँ काली हैं, तो ये दो को आपने करना ही करना है. मैं लोगों को कहती हूँ कि अगर आपके जो भी कुल देवता हैं उनकी पूजा आप अपनी फैमिली के साथ करें तो अच्छा है. चाहे संडे के संडे आप उनकी आरती कर सके, बट एज अ फैमिली खड़े होकर पूजा करें. और कई बार क्या होता है, बच्चे कहीं और रहते हैं, पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, तो एज अ फैमिली नहीं इकट्ठे हो पाते. ऐसे में आपको साल में एक बार अपनी कुल देवी के टेम्पल में जरूर जाना चाहिए. अपनी फैमिली के साथ मिलके दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, उन 3-4 दिन उनकी पूजा और रिचुअल जरूर करने चाहिए. और पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए जब वो किसी और सिटी में जाते हैं या हॉस्टल में जाते हैं कि उन देवता का जो डे होता है, लेट्स से थर्सडे है या सैटरडे है, उस दिन एक टाइम का फास्ट जरूर रखें. फास्ट मतलब अपना खाना ना खाएं और शाम को नॉर्मल बाकी के 2 टाइम खा लें. बट जो छोटे छोटे रिचुअल्स हैं जो हमें उनके साथ कनेक्टेड रखते हैं, वो हमें ज़रूर करने चाहिए. परफेक्ट. ये ना आपने बहुत सही बात बोली है. काफ़ी लोग हैं, जैसे अगर मैं अपनी जनरेशन की भी बात करूँ, तो हमें पता ही नहीं कि हमारी कुल देवी या देवता कौन है ना. तो ये पता होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ईस्ट को लेके ना मैम लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूज़न है. कई लोग कहते हैं कि जिस पे हमारा मन आता है शायद वो हमारे ईस्ट हैं, नहीं. और अगर वैसे देखा जाए कुंडली के हिसाब से तो शायद हमारे ईस्ट कोई और हैं. हाँ. तो ये ईस्ट वाली जो बात है ना, कैसे क्लियर करें? देखिए, जो आप
जिनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं आज, जी सपोज आप आज हनुमान जी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसका जी मतलब आपको अपनी लाइफ में इस समय फियरलेसनेस की ज़रूरत है। हम्म, तो उनको हम कहते हैं स्पिरिट गाइड। ये हमारे टेम्पररी स्पिरिट गाइड्स होते हैं। स्पिरिट गाइड्स बहुत सारे हो सकते हैं आपकी सिचुएशन को देख के। जैसे अगर कोई लव अफेयर से गुजर रहा है या उसको बिट्रियल या डिसअपॉइंटमेंट इन रिलेशनशिप्स हो रहा है, जी तो उनको ज़रूर राधा रानी को याद करना चाहिए, क्योंकि शी टीचेस अस अनकंडीशनल लव, कि पाना ही प्रेम नहीं है। तो वो क्या कहती हैं कि आप प्रेम करें लेकिन फिर उसको वहीं पे छोड़ दें, डिटैच्ड रहें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण चले गए थे उनकी लाइफ से, लेकिन उनका प्रेम फिर भी रहा। फिर भी रहा, तो यस जिस स्पिरिट गाइड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो स्पिरिट गाइड आपके टेम्पररी हैं, उस सिचुएशन से। अब आपका रिलेशनशिप ठीक हो गया अगले साल, तो फिर क्या, फिर कोई और सिचुएशन आएगी, तो सिचुएशन के हिसाब से स्पिरिट गाइड्स बदल सकते हैं। लेकिन इष्ट देवता जो हैं वो आपका ओवरऑल लाइफ पर्पस उसको करवाने के लिए आते हैं। जैसे अगर किसी का ओवरऑल लाइफ पर्पस ही करेज है, लेट्स से पिछले जन्म में वो बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान था और वो अपने लिए खड़ा नहीं हो पाया, तो उसके इष्ट देवता इस जन्म में आ, हनुमान जी हो सकते हैं, अच्छा बिकॉज ही रिप्रेजेंट्स फियरलेसनेस, हम्म राइट। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तो वो इंसानों से तो क्या, स्पिरिट्स भी उनके अधीन हैं। यस तो फियरलेसनेस अगर हमें देखनी है तो हनुमान जी से देखनी चाहिए। तो अगर किसी का लाइफ लेसन यही है, लाइफ पर्पस यही है, तो इष्ट देवता आपके लाइफ पर्पस को सॉल्व करते हैं। स्पिरिट गाइड जो हैं वो आपके उस टाइम की सिचुएशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन पॉडकास्ट देखकर कभी भी हमें किसी भगवान को चूज नहीं करना चाहिए। हाँ, अट्रैक्शन हो सकती है, फिर आपकी अट्रैक्शन इतनी फीबल तो नहीं हो सकती कि 3 महीने के बाद आपने किसी और को चूज कर लिया। करेक्ट दैट शुड नॉट बी द केस। यस आज के टाइम पे ना ये बहुत कंफ्यूजन है कि मतलब कौन से डिवोटी को चूज करे कि कौन हमारी विश को फुलफिलमेंट करेंगे, जी, है ना। काफ़ी जी। सारी जिसे कहते हैं ना कि एजुकेशन बाहर आ चुकी है, इंफॉर्मेशन बाहर आ चुकी है, तो उसको लेके पीपल आर रियली कंफ्यूज्ड। एक बात मैं और कहूंगी, आपने कहा कि कौन हमारे विश फुलफिल कर सकते हैं। स्पिरिट गाइड्स और इष्ट देवता आपकी विश फुलफिलमेंट के लिए नहीं है, वो आपको गाइड गाइड करने के लिए हैं, ताकि आप सही एक्शन ले सकें। वो एक्शन आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में चला जाए और आप यहाँ पे सही एक्शन लेने ही आए हैं। आउटकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द जर्नी इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी भगवान से आप प्लीज बैठ के ये तो ना पूछें कि मेरी ये विश है, ये फुलफिल कर दीजिए। आपका स्पिरिचुअल पाथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, आपकी बुद्धि ज़रूरी है, आपका विवेक ज़रूरी है, सिचुएशन में आप बिल्कुल फट ना जाएं, ये ज़रूरी है। गॉड एंड स्पिरिट गाइड्स एंड इष्ट देवता आर देयर टू हेल्प अस ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। भगवान कहते हैं एज यू विश, इसका मतलब मैंने आपको इतनी क्षमता दी है कि जो आप चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। करेक्ट मैम। यहाँ पे ना थोड़ा सा मैं रिलेशनशिप के ऊपर आना चाहूँगी। काफ़ी लोग होते हैं हस्बैंड वाइफ, ऐसा देखा गया है और काफ़ी न्यूज़ में भी आता है, और काफ़ी कपल्स को ना हमने बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखा है, और वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं ना कि वो ना तो सेपरेट हो रहे हैं, ना ही वो साथ में रह पा रहे हैं। तो क्या ये कोई कार्मिक पैटर्न है उनका जिस वजह से वो जुड़े हुए हैं? कार्मिक पैटर्न भी हो सकता है, पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है, और इस लाइफ में दोनों लोग को डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। को डिपेंडेंट का मतलब है किसी तरीके से इस रिश्ते से एक को भी फायदा है और दूसरे को भी है। ओके फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन के पेरेंट्स बहुत ही जैसे सपोज लड़की के पेरेंट्स बहुत ही ऐसी सिचुएशन में है कि उनको और बेटियों की भी शादी करनी है। लड़की को लगता है अगर मैं इसमें से निकल गई करेक्ट तो मेरी बहनों की शादी नहीं होगी, तो एक तरीके से ये शादी उसका पर्पस मीट कर रही है। अगर लड़के को लगता है कि मेरे 2 और अफेयर हैं, फिर भी मेरी वाइफ मजबूरी से कुछ नहीं कह रही, तो मेरा काम भी चल रहा है, बिकॉज मेरे पेरेंट्स नहीं तो मुझे कुछ बोलेंगे। या वो लड़का अपने बच्चों से अटैच्ड है और उसको लगता है कि फॉर सम रीज़न उसकी वाइफ साथ साथ है, तो कहीं ना कहीं उसको भी सूट कर रहा है, एक समाज में नाम है, एज अ कपल आते जाते हैं रिश्तेदारों में, तो को डिपेंडेंसी हो सकती है। तो ये पैटर्न हमें इसी लाइफ में तोड़ना है। दैट कुड बी अ प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम। पास्ट लाइफ प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे ये दोनों एक सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा के लाए हैं कि हमें एक दूसरे के साथ इतना निभाना है कि हम एक दूसरे के लिए ये लेसन सीख जाएं एक दूसरे से। हो सकता है एक इंसान का लेसन उसमें से करेज हो, हिम्मत हो कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ। चाहे मेरे पास आज तक मैंने कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो शादी से निकलते वक्त ये कहे कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं होता, करेक्ट किसी के पास भी पैसे नहीं होते और सबके पास छोटे बच्चे होते हैं, यस ये कॉमन बात है।
तो अगर कोई यहाँ पे ये सोचता है कि आप शादी से निकलने के लिए एक बेटर टाइम आएगा, वो कभी नहीं आएगा। 60 में भी नहीं आएगा, 65 में भी नहीं आएगा। तो दैट इज द सेकेंड। थर्ड थिंग इज, हो सकता है ये आपका ट्विन फ्लेम में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है ये आपका सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट हो। सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे की सबसे ज्यादा डार्क स्पेसेस, जो गलतियां और खामियां होती हैं, उनको दर्शाता है। मतलब एक दूसरे को इतना ट्रिगर कर देते हैं कि दूसरा इंसान सोचता है कि मैं क्यों इसके साथ रह रहा हूँ, ओके। लेकिन उसको फिर भी रहना पड़ता है। तो जब भी आप किसी कोच के पास जाएं, आपको ये पूछना चाहिए कि मुझे मेरे रिलेशनशिप में इन तीनों में से क्या प्रॉब्लम है। आज सुबह जब मैं आ रही थी तो मैं यही बात कर रही थी अपनी कोलीग से कि जी। आजकल लोगों को यही नहीं पता कि डायग्नोसिस क्या है। जिसको कुछ समझ नहीं आता वो कहता है आपके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया, आपके रिश्ते पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया। बट दैट्स नॉट ट्रू। इतने तो तांत्रिक ही नहीं है इस दुनिया में जितना पॉडकास्ट ने तंत्र को आगे बढ़ा Yes. दिया है। करेक्ट। ऐसा नहीं है। हर टाइम ये जरूरी नहीं है कि किसी और की गलती है, और आप इतने ही महान हो कि आपके ऊपर ही लोग तंत्र करा रहे हैं, विच इज नॉट ट्रू। इट Yes. कैन बी ट्रू इन 10% ऑफ द केसेस, बट यूजुअली या तो ये पास्ट लाइफ का प्रॉब्लम है, या ये इस लाइफ का प्रॉब्लम है, कोडिपेंडेंसी का, या दोनों लोगों ने अपना लेसन नहीं सीखा। काफ़ी ऐसे सिचुएशंस आती है मैम लाइफ में ना, लोग आते हैं, अपना पर्पस पूरा करते हैं और चले जाते हैं। हमें नहीं पता होता उस मोमेंट पे कि वो अपना पर्पस पूरा करने आए हैं। समहाउ चीज़ें नहीं बन पाती। ऐसा लगता है कि एक मोमेंट के लिए लगता है कि ये इंसान बहुत खास है, अगले ही मोमेंट वो चला भी जाता है ना। तो ये वाले जो पैटर्न होते हैं ना, ये हम कैसे समझे कि मतलब ये पूर्व जन्म का कुछ है, या इस पैटर्न को यहीं ख़त्म करना था, या आगे दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो ये कैसे समझें? विजुअलाइजेशन कीजिए कि आप यहाँ पे अपना काम करने के लिए आए हैं। आपके पास हमेशा सपोर्ट रहेगा, लोग अलग अलग होते रहेंगे। भगवान किसी इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। जैसे ही कोई जाता है, थोड़े दिनों के बाद कोई आता है। जरूरी नहीं है रोमांटिक रिलेशनशिप में ही आए, हो सकता है आपको बहुत अच्छी फ्रेंड मिल जाए, हाँ। हो सकता है आपका बॉस बहुत सपोर्टिव हो जाए, तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये जो मिथ है कि कोई एक सिग्निफिकेंट होना चाहिए, इसको जितनी जल्दी हम छोड़ते जाएंगे उतना ही अच्छा है। वेरी ट्रू, परफेक्ट। ये एक जो एक मिलेगा और कोई एक खास होना चाहिए ना, ये बड़ा डेंजरस है। Yes. और मोस्ट ऑफली लोग ना इसी के लूप में फंसे हुए हैं। उनको Yes. लगता है कि वो एक ही खास है जो सारी चीजों को फुलफिल करेगा। एंड दैट्स नॉट ट्रू। यस। ये ऐसा हो गया कि दो लोग हैं, दोनों को भूख लगी है और दोनों के पास थोड़ी थोड़ी रोटी का टुकड़ा है। यस। आप कहते हो अपनी रोटी मुझे दे दो क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो। मैं कहती हूँ नहीं, लेकिन तुम अगर मुझे प्यार करते हो तो तुम दे दो। अपनी रोटी कोई नहीं देना चाहता। यहाँ पे रोटी का मतलब एनर्जी है। Whenever two people come in a relationship, they are trying to pull energy from each other. सबकॉन्शियस लेवल पे, जान के कोई नहीं करता है, लेकिन कैसे करते हैं, अरे तुमने मुझे कितना अच्छा फील कराया, मीन्स अब आपकी अटेंशन मेरे पे आ रही है, आई एम लविंग दैट एनर्जी, राइट। लेकिन आप कब तक मुझे एनर्जी दोगे? फिर थोड़े दिनों के बाद आप थक जाओगे, आपको मुझसे इरिटेशन होने लग जाएगी, आपको लगेगा क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने पार्टनर से एनर्जी ना खींचते हुए यूनिवर्स में एनर्जी खींचनी चाहिए। इसीलिए जहाँ से हमने पॉडकास्ट की शुरुआत की थी, साइलेंस से, कि आप साइलेंस में बैठना सीखिए अपने विचारों के साथ, और ये सोचिए कि आपको अपने विचार खुद से सॉल्व करने हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता पुनर्जन्म का हो या इस जन्म का हो, सॉल्व तो आपको इसी जन्म में करना है ना। करेक्ट। तो हैव द कैपेसिटी टू हैंडल योर इमोशंस। डोंट लुक फॉर अदर पीपल टू हील योर इमोशन। अब हम थोड़ा सा आते हैं एंटरप्रेन्योर्स की तरफ। जितने भी लोग हैं जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सम टाइम ना ऐसा होता है, ये अब मेरे साथ भी होता है, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स लोग हैं उनके साथ भी सेम ही होता है। तो उन्होंने कहा पॉडकास्ट में ज़रूर पूछना है क्वेश्चन कि हम लोग कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, एक टाइम के लिए लगता है कि सही जा रहा है, और बिजनेस में भी ना सेम पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। तो ये जो सेम पैटर्न वाली कहानी है ना, वो कहाँ पे ब्रेक होगी समझ नहीं आता, क्योंकि हर बार लगता है कि हम सही कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं, बट बाद में देखते हैं कि हमें सेम काइंड ऑफ रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। और ये ना बार बार होता है, मतलब एक बार करा, दो बार करा, तीसरी बार करा, तो वो सेम ही चीज़ें हो रही होती है। एट द एंड ना फिर लगता है कि यार शायद करना ही नहीं चाहिए, बट मन में होता है कि कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, फिर दोबारा रीस्टार्ट करते। तो ये पैटर्न को कैसे ब्रेक करें? देखिए, आपका बिजनेस आपकी अपनी एनर्जी को दिखाता है। यस। अगर आपकी अपनी एनर्जी लो है किसी महीने, तो आपके बिजनेस में पैसे नहीं आएंगे। तो आपको हमेशा अपनी एनर्जी को देखना चाहिए कि वो हाई है कि नहीं।
अगर नहीं है तो आपका बिजनेस भी हाई नहीं होगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे जहाँ पे भी आपके पैटर्न्स आ रहे हैं जी वहाँ वहाँ आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, या तो रिलेशनशिप को लेके, या तो आपको बहुत ब्लॉक्ड फील हुआ होगा, अटैक्ड फील हुआ होगा अपनी पर्सनल लाइफ में। दैट इज मिरर्ड इन योर प्रोफेशनल लाइफ। कुछ चीज़ें हैं जैसे लाइक हम डे टू डे लाइफ में ना बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे स्ट्रेसफुल और एनजाइटी फील करते हैं। सुबह उठते ही ना एक डर सताता है, एक एनजाइटी सी फील होती है कि पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। तो ये जो एनजाइटी और ये चीज़ है ना, इससे हम या तो हम इसको एक्सेप्ट कर लें या ये सोचिए कुछ चीज़ ही नहीं है। तो इससे कैसे बाहर निकला जाए? दो तरीकों से। एक तो आप इसको मैनेज करिए ब्रीदिंग से। जी एंग्जाइटी आपके ब्रेन में केमिकल प्रोड्यूस करती है जो आपको और भी एंग्शियस करता है और आपकी बॉडी में एकदम स्ट्रेस रिलीज करता है। तो सांस से अनुलोम विलोम, बेड में बैठे बैठे जैसे ही आप उठे जी आप वहीं पे, जो अगर आप मंत्र नहीं कर सकते आप वहीं पे अनुलोम विलोम करके अपने आप को सेट करके एक पॉजिटिव एफर्मेशन दे के दिन शुरू कीजिए। सबसे पहले उठ के फोन मत उठाइए। फोन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। यस फोन आपने नहीं उठाना सुबह सुबह। यस आपने सुबह उठना है, अपने आप को ऐसे हाथ ऐसे ऐसे मल के पूरा अपने फेस पे रख के वो एनर्जी देनी है, और 4-5 एफर्मेशंस कुछ भी हो सकती हैं। आपका नाम, जैसे कि आई एम सो एंड सो एंड आई अट्रैक्ट द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ, द यूनिवर्स सपोर्ट्स मी, आई एम टुडे इज गोइंग टू बी अ ब्राइट एंड ब्यूटीफुल डे। ये मन में 4-5 बार बोल के अपनी एनर्जी करके फिर अनुलोम विलोम कीजिए। और अनुलोम विलोम हर 2 घंटे में कीजिए, क्योंकि ट्रिगर्स आपके पास आते ही जा रहे हैं। आप ऑफिस आए, अरे आज 4 लोग नहीं आए जिन पे काम डिपेंडेंट था, एकदम ट्रिगर हुआ, कुछ नहीं, आप वहाँ जाइए, अपने डेस्क पे जाइए। अगर लोगों के सामने अगर आप अनुलोम विलोम नहीं कर सकते, यू कैन डू डीप ब्रीथिंग। तो एक तो ये है। दूसरा, हमारे काम करने का और स्ट्रेस का तरीका इस की रीज़न जो है दैट इज़ फियर। तो फियर होगा, अरे ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, पैसे नहीं आए तो क्या होगा। तो आपको हमेशा सोने से पहले एक लिस्ट बना के सोनी है ऑफ योर फियर्स। अब फियर्स पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं, और ऐसे भी हो सकते हैं जो कल तक नहीं रहेंगे। करेक्ट पर लिखने की आदत डालिए। स्पिरिचुअलिटी में लिखना, जर्नलिंग करना, चैनलिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपने अपनी प्रॉब्लम लिखी, वर्स्ट केस सिनेरियो लिखा, अपने माइंड को समझाया कि अगर ये हो भी गया तो कोई बात नहीं, उसके आगे भी एक दिन आएगा। जब आप इस प्रोसेस को करके सोएंगे, यू विल नॉट गेट अप एंग्शियस। अभी जैसे अगर हम आजकल की बात करें ना, तो जैसे मैं नेगेटिव सेल्फ टॉक की बात कर रही हूँ ना, तो कई बार जब हम छोटे थे ना तो मम्मा लोग भी ऐसे बोलते थे कि ज़्यादा मत बताओ अपने स्कोर या नज़र लग जाएगी, है ना। तो आप ऐसा बोल दो कि हाँ पास हो गए हैं, हो गया है, मतलब ऐसा कि नज़र ना लगे। और काफ़ी टाइम ना जैसे लोग अपने छोटे बच्चों की फ़ोटोग्राफ भी नहीं डालते सोशल मीडिया पे या कुछ ऐसा कि नज़र ना लग जाए। तो ये नज़र वाली बात है ना, ये कितनी इम्पॉर्टेंट है? क्या सच में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। अपना कुछ भी फ्लॉन्ट नहीं करना चाहिए। नज़र लगती है, बिकॉज एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मेरे पास कुछ नहीं है और आपके पास है, अब हर कोई इतना मैच्योर नहीं होता वो कि वो कहता है वाओ इसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। जी वो कहते हैं इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप थोड़ा बैलेंस में रहें और चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट ना करें। बट आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है ना मैम, आजकल तो लोग और ज़्यादा दिखा दिखा के डाल रहे हैं। जो चीज़ नहीं भी है, फेक रिलेशनशिप को दिखाते हैं, हाँ, है ना। उनका रिश्ता वैसा नहीं है बट वो सोशल मीडिया पे वैसा दिखाते हैं। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है समझना कि हम कहाँ रियल हैं और कहाँ फेक हैं। हम सब जगह ही फेक हैं। हम अपने साथ भी फेक हैं। हम जब सोते हैं शायद सिर्फ तब हम अपने आप को उस तरीके से फील कर सकते हैं, या जब बहुत बीमार होते हैं। जी व्हेन वी आर वेरी इल वी फॉरगेट ऑल द मास्क्स। लेकिन असली में ये है कि आज इंसान अपने ही ऊपर एक नकाब लगा के बैठा है। उसको यही नहीं पता कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, क्योंकि वो दूसरों को दिखाने के लिए अगर कह रहा है कि मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ तो वो खुद भूल चुका है कि मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लॉक है स्पिरिचुअलिटी में। इसीलिए मैं आपको साइलेंस कह रही हूँ। साइलेंस में जब आप 10 मिनट बैठेंगे, आपके सारे मास्क, आपके सारे नकाब गिरते जाएंगे। तो आपको रियलाइज होगा कि मैं असली में कितना दुखी हूँ, या मैं असली में मुझे कौन सी सिचुएशंस हैं जो सॉल्व करनी है अभी भी लाइफ में। सोशल मीडिया पे आप कुछ डालें, आप फेक दिखाएं। मैं बहुत लोगों को पार्टीज में देखती हूँ, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से ही बात नहीं कर रहे होते, पर अगर आप उनका सोशल मीडिया देखें तो ऐसा लगेगा दे आर द हैप्पीएस्ट कपल। यस तो ये एक कह लीजिए टेक्नोलॉजी का नेगेटिव पॉइंट है, जहाँ पे लोग कुछ भी दिखाते हैं जस्ट टू शो कि अच्छा है, लेकिन नज़र तो लगती है। नज़र इज़ अ रियल थिंग। और अगर नज़र लगती है तो नज़र से बचा कैसे जाए? एक तो फ्लॉन्ट मत कीजिए, दूसरा आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करके रखिए।
ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? पुराने ज़माने में आपको याद होगा कि लोग नमक के पानी में पैर भिगोते थे। इट वॉज क्वाइट कॉमन। यस। तो अगर आप और कुछ ना कर सके तो आप नमक के पानी में पैर भिगो लीजिए रात को, पैरों में, फिर उसके बाद अच्छे से क्रीम या तेल लगा के पोंछ के फिर सोइए। तो ये आपके फीट से बहुत नेगेटिविटी हम लोग इकट्ठी करते हैं। जहाँ जहाँ हम चलते हैं, जिन जिन जगहों पर, तो फीट जो है वो नेगेटिविटी लेते हैं। तो फीट को नमक के पानी में डाल के आप कीजिए। और दूसरा, ऑरा के बहुत सारे तरीके हैं। क्लैप करना मैंने आपको 3 बार बताया है। जी। आप अपने इष्ट देवता का मंत्र कीजिए, किसी भी उग्र देवता का मंत्र कीजिए। जैसे देवी कवच बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर एक को कहती हूँ, नॉट जस्ट लेडीज़, देवी कवच से ज़्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं है। और अगर हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात करते हैं या आकाशिक रिकॉर्ड की बात करते हैं ना, तो आकाशिक रिकॉर्ड में होता क्या है? मतलब बेसिकली हम अपने पास्ट को देख पाते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड में आप हिप्नोटाइज नहीं होते, 1-on-1 रीडिंग होती है। जो भी आपका रीडर होता है वो आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाता है, आपको आपका सोल ग्रुप बताता है, सोल पर्पस बताता है, आप क्या इस प्लैनेट पे ही जन्मे हो, क्या आपकी आत्मा ने अर्थ पे ही जन्म लिया था या आप किसी और प्लैनेट के हो, जैसे कि प्लेडीज, सीरियस, एक्टूरियस, ओके। कौन से प्लैनेट से आप आए हो। तो जिस प्लैनेट से आए हो उससे आपको पता चलेगा कि आपका सोल का डीएनए क्या है। तो कई लोग बहुत मिसफिट फील करते हैं अपने आप को इस दुनिया में। उनको लगता है मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता, मुझे वापस जाना है, वापस जाना है, लेकिन कहाँ वापस जाना है ये नहीं पता। तो वो अपने प्लैनेट के लिए लॉन्ग कर रहे होते हैं। आपको आकाशिक रिकॉर्ड से अपना सोल ग्रुप पता चलता है, अपना लाइफ पर्पस पता चलता है, अपने सोल कनेक्शंस पता चलते हैं, सोल गिफ्ट क्या है, ऐसी क्या खास बात है जो आप जन्मों जन्म लेके चल रहे हो, और आपकी वीकनेस क्या है एज अ सोल। कई सोल ग्रुप्स की वीकनेस होती है कि वो रिलेशनशिप से बहुत डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए वो हमेशा रिलेशनशिप उसमें ही फंसे रहते हैं। अब अगर वो किसी कोच के पास जाए और वो आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ के उसको बता पाए तो वो उसमें से निकल सकता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स 1 घंटे का 45 मिनट्स का सेशन होता है, जिसमें रीडर आपको ये बताता है कि अगर आपके 1 या 2 इस लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, वो कौन से पिछले जन्मों से आ रही हैं, किन लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं, इसमें से आपको कैसे सीखना है, और आपके रिकॉर्ड्स को क्लेंज और हील भी करेगा ताकि विद इन अ फ्यू मंथ्स आप उस चीज से छुटकारा पा सकें। कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है मैम आपको बहुत वियर्ड सा आपके आकाशिक रिकॉर्डिंग के टाइम पे कि अरे ये क्या निकल आया, ये तो कुछ अलग ही है? एक लेडी एक डॉक्टर की हेल्प करती थी अबॉर्शंस करने के लिए पिछले जन्म में, और उसने इतने अबॉर्शंस किए, कुछ तो जान के किए और बहुत सारे पैसों के लिए किए। ओह। इस जन्म में वो आईवीएफ करा रही है, इतने आईवीएफ्स फेल हो गए, उसका बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो जब उसने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स क्लियर किए, नाउ शी हैज ट्विंस हु आर 3 years old। ओके। तो ये 3-4 साल पुरानी बात है। मतलब एक रीजनिंग पता चल जाती है कि ये रीजनिंग, और था। वो ब्लॉक को आप हटा सकते हैं यस। थ्रू प्रेयर्स एंड हीलिंग। मैम थोड़ा सा ना मुझे कुछ ये जानना है, जैसे हम अभी ईस्ट की बात कर रहे थे है ना, स्पिरिचुअल गाइड, सब चीज़ों की हमने बात कर ली। मेरा ना एक पर्सनल क्वेश्चन अभी मन में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं लगे हाथ पूछ ही लेती हूँ। कई बार ना हम अपनी ईस्ट को फॉलो करते हैं, जैसे मैं लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। तो कभी कभी ना ऐसा भी लगता है कि जब हम लॉर्ड शिवा को भी पूछ रहे हैं ना, तो साथ में कहीं ना कहीं माता का भी कोई कनेक्शन बनने लग जाता है ना। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा मैं कॉन्शियस हूँ ये जानने के लिए कि लॉर्ड शिवा और माँ काली का क्या आपस में कोई संबंध है, मतलब क्या रिलेशन है उनका? डेफिनेटली है। शिवा जब महाकाल के फॉर्म में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं तो जी। उनकी कंसॉर्ट माँ काली होती हैं। तो महाकाल और माँ काली दोनों काल शब्द को रूल करते हैं। काल इज टाइम, समय, और इसको हम स्पिरिचुअल भाषा में कॉन्शियसनेस समझते हैं। तो काल पे रूल करने का मतलब है कि आप अपने समय पर विजय पालें। समय क्या होता है? आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपको लगता है इस टाइम तक ये हो जाना चाहिए, इतने सालों में ये नहीं हुआ। पेशेंस, इम्पेशेंस, वेयर देयर इज नो टाइम। तो माँ काली एक रौद्र रूप हैं, महाकाल भी एक रौद्र रूप हैं, और ये जैसे माँ काली 10 महाविद्याओं की फर्स्ट महाविद्या हैं, और उनके जो भैरव हैं वो काल भैरव हैं, महाकाल हैं। जी। तो इनका आपस में डेफिनेटली कनेक्शन है, और जहाँ पे भी शिव आएंगे वहाँ पे शक्ति साथ में आएंगी ही आएंगी। तो अगर आपके इष्ट देवता शिव हैं तो शक्ति का भी एक फॉर्म सामने आएगा। आप सिर्फ भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं कर सकते,
वैसे भी जब हम उनका जलाभिषेक भी करते हैं तो उनके पूरे परिवार के सहित ही करते हैं. दैट्स द राइट वे ऑफ डूइंग द जलाभिषेक. तो माँ का कोई ना कोई फॉर्म आएगा. तो हो सकता है शिवा के साथ पार्वती की जगह आप महाकाल की तरफ आकर्षित हों और माँ काली उसमें आए. माँ काली जब भी आती हैं वो केओस के साथ, डिस्ट्रक्शन के साथ आपकी लाइफ को फटाफट चेंज कर देती हैं. ओके अब आप चाहते हैं कि मेरी लाइफ में ये 4 चीज़ें आएँ. जी. माँ काली कहेंगी जगह नहीं है तुम्हारे कमरे में रखने की, आओ पहले मैं तुम्हारा फर्नीचर रीअरेंज करती हूँ और इन 4 चीज़ों को लेके आती हूँ. अब रीअरेंज करने में वो 4 कुर्सियाँ बाहर भी फेंक सकती हैं जो आपको अच्छी लगती हों, बट आपको वो एक इवेंचुअल जो आप डिज़र्व करते हैं इस लाइफ में, वो ज़रूर देती हैं. पर मोस्ट ऑफ द टाइम ना मैम, लोग माँ काली से ना बहुत डरते हैं. उनको ऐसा लगता है कि मतलब एक डर का भाव आता है उनसे. तो ऐसा क्यों होता है? वो भी तो माँ ही है ना. माँ का उग्र फॉर्म है, तो एंगर से, गुस्से से उनकी स्किन बिल्कुल ब्लैक हो गई. तो उनको लगता है कि हम उग्र फॉर्म की पूजा क्यों करें, हम इनकी फ़ोटो अपने घर में लगाएंगे तो हमारे घर में भी तांडव हो जाएगा. बट ट्रूथ ये है कि आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, जिस कलयुग में हम रह रहे हैं, उसमें ऑलरेडी तांडव चल रहा है. तो जैसा देश वैसा भेष, जैसे समय में आप रह रहे हैं वैसी ही डेटीज़ की आपको पूजा करनी होगी. क्योंकि एक टाइम था जब हम सारी चीज़ें मंत्र से सॉल्व करते थे, सतयुग. हाँ जी. एक टाइम था जब हवन से सॉल्व करते थे. अब मंत्र और हवन वाला टाइम नहीं रहा है, अब कलयुग है. तो हमें ऐसी डेटीज़ की तरफ जाना पड़ेगा बिकॉज कलयुग पे राहु का राज है. राहु इल्यूजन्स देता है. इसीलिए आप देखेंगे कि जिनके भी चार्ट में राहु बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, उनकी मेंटल हेल्थ को भी इश्यूज आते हैं. अभी आप दुनिया में देखिए, मेंटल हेल्थ, हर 4 में से 1 इंसान डिप्रेस्ड है. यस. है ना. या तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, या तो उसको ADHD है, या तो स्क्रीन के साथ ही चिपक गए हैं बच्चे आज की डेट में. तो राहु को विजय पाने के लिए आप किसी सौम्य देवता के पास तो नहीं जा सकते. आप जाएंगे किसके पास? या तो माँ सरस्वती के पास जाएंगे, या तो फिर आप माँ काली के पास जाएंगे, दुर्गा के पास जाएंगे, माँ छिन्न मस्तिका के पास जाएंगे, जो सब महाविद्याएं हैं. महाविद्याएं, यस. सिर्फ विद्याएं नहीं, महाविद्याएं. तो माँ काली से डरने से कुछ नहीं होगा. माँ काली का जो स्वरूप है वो आपको मारने के लिए नहीं है, वो आपकी लाइफ में जो राक्षस हैं, डेविल्स हैं, चाहे मेंटल स्ट्रेस हो, उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए है. मैम चलते चलते ना अब हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दे के चाहिए जिससे वो अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, रिलेशनशिप, लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर सके और हैप्पी हैप्पी रह पाए. तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब भगवान ने आपको छोटा बेबी बना के दुनिया में भेजा था जी. तो अकेले ही भेजा था. इसका मतलब उस भगवान को इतने छोटे बच्चे पर भी पूरा विश्वास था कि ये सिस्टम मैंने कंप्लीट करके भेजा है. दिस चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, और ये जो भी इसकी दुनिया में, इसकी किस्मत में मैंने लिखा है, वो ये बच्चा ना सिर्फ झेल पाएगा बट उससे विजय भी प्राप्त करेगा. अगर भगवान को शक होता तो हमारे साथ एक और चीज़ भी भेजी होती, कोई और इंसान भेजा होता. यस. तो जब भगवान आप पे विश्वास रखते हैं तो आप अपना विश्वास क्यों खो देते हैं? आपको क्यों लगता है कि आपको हर वक्त किसी की ज़रूरत है, या आपकी लाइफ के चैलेंजेस आपसे भी बड़े हैं? तो जब भगवान पे को आप पे भरोसा है, आप भगवान के भरोसे पर अपना भरोसा रखिए, that you are enough and complete as you are. थैंक यू सो मच मैम पॉडकास्ट में आने के लिए. आज का पॉडकास्ट काफ़ी वंडरफुल है, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली मेरे को. मैंने अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी कुछ पूछे, मुझे उसके भी जवाब मिले. जी. तो थैंक यू सो मच पॉडकास्ट Thank में you. आने के लिए. थैंक यू. Thank you.